तो बच्चों होमवर्क वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ये क्वेश्चंस मैंने दिए होंगे, यही थे क्या? नहीं, पुराना जो होमवर्क बाकी था वो यही था ना। हाँ, तो पहले मॉड्यूल वाला डिस्कस कर रहे हैं, फिर डीपीपीवी का कर लेंगे। तो मतलब इसमें बच्चों देखो एक्सरसाइज 1, इसमें 7th नंबर क्वेश्चन। 7th बच्चों, किसी को भी दिक्कत? किसी को भी? ठीक है। इसके बाद बच्चों मुझे बताओ 16 नंबर, 16 नंबर। बोलो बच्चों जिसको डाउट हो। देखो बच्चों बहुत आसान सा है। कैपेसिटर सी, उसको वी नॉट से चार्ज किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों देखें, एक कैपेसिटर सी, इसको वी नॉट वोल्ट से चार्ज किया, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? सीवी नॉट। ठीक है, अब समझो इस पे चार्ज सीवी नॉट आ गया, इसको एक और अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद फाइनल वोल्टेज क्या हो जाता है? V। तो बच्चों याद करो, मैंने तुम्हें बताया है वोल्टेज होता है Q टोटल अपॉन C टोटल। अब तुम्हें CX चाहिए, इसको यहां भेज के बस सॉल्व कर लो, आंसर। समझ गए ना? ओके बच्चों, फिर मुझे बताओ, ये था 16। 24 बच्चों, इसमें कोई डाउट किसी को भी? ठीक है। इसके बाद बच्चों फिर तुम देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें किसी को डाउट? हाँ मधुर, कोई दिक्कत तुम्हें? हाँ बोलो, किसमें डाउट है? 7 मुझसे अलग से पूछ लेना, ठीक है। हाँ बच्चों, इसके बाद फिर तुम देखो पार्ट 3। पार्ट 3, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में किसी को डाउट? फर्स्ट में इधर, फर्स्ट में बच्चों किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें किसी को डाउट? देखो 8 किधर है? ये रहा। व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ अनचार्ज कैपेसिटर, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया वैसे ही समझो, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, इसको कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा, ठीक है भाई। ए स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर नो फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज। अब थोड़े टाइम बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, उसके बाद कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, सही बात है, उसी को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इन कैपेसिटर रिमेन कंजर्व। वो गलत है। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो पक्का एनर्जी कम होगी, अगर चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो पक्का एनर्जी कम होगी। एनर्जी कब कांस्टेंट होगी? जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो, तो कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, तो एनर्जी फिक्स रहेगी। नेक्स्ट, द चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज ट्रू। वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। फिर मुझे बताओ, ये था अब पार्ट 5। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कोई डाउट? चलो बच्चों देख लो, पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बच्चों तुम्हें दिया है एक बैटरी है 2 वोल्ट की, एक कैपेसिटर। तो पहले बच्चों स्विच इस साइड है, फिर क्या किया, यहां एक 4 वोल्ट की बैटरी है, इधर एक 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब समझो, पहले स्विच को यहां ट्रांसफर किया, पहले स्विच को यहां ट्रांसफर किया, तो बच्चों ये 2 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर की कैपेसिटी तुम्हारी है 1 माइक्रोफैरड। तो जब ये यहां ट्रांसफर होगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, ठीक है भाई। अब जब इधर ट्रांसफर करोगे तो वोल्टेज 4 वोल्ट है, कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड। तो जब इसकी तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा
और अब 4 दूनी 8 माइक्रोकूलाम चार्ज माइनस 8 माइक्रोकूलाम चार्ज, ये तुम्हारा रहेगा। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? अब फिर देखो बच्चों, द नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू 4 वोल्ट सेल। बच्चों पहले इस पे 2 था, पहले इस पे 2 चार्ज था, बाद में इस पे बच्चों 1 माइक्रोकूलाम है, तो 2 से 4 हो गया, तो उस बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करवाया? 2। तो पहले का आंसर 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन वो होगा 2 माइक्रोकूलाम इनटू वोल्टेज 8 माइक्रोजूल, ये हो गया। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बच्चों पहले एनर्जी लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2c, बाद की एनर्जी लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2c 8। तो 2 से 8 एनर्जी हो गई, 2 से 8 एनर्जी हो गई, तो एनर्जी गेन 6। हीट डेवलप, तो हीट डेवलप बच्चों मैंने बताया है इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, फाइनल एनर्जी प्लस हीट लॉस। इनिशियल एनर्जी 2, वर्क डन बच्चों 8, फाइनल एनर्जी 8, तो हीट लॉस बच्चों 2 आ जाएगा। बच्चों चेक करके बताओ अभी इसके किसी भी पार्ट में दिक्कत लग रही हो। चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों PYQ पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कोई डाउट? ठीक है। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कोई दिक्कत? हाँ पहला ना, ठीक है। देखो बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो रहा है, रेशो ऑफ एनर्जी स्टोर। तो याद करो मैंने बताया था ये कैपेसिटर, ये बैटरी, इसको कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज कितना जाएगा? CV। तो बैटरी का वर्क डन CV इंटू V यानी कि CV स्क्वायर, इसमें एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर। रेशो लोगे तो 1:2 या 2:1, जिससे जिसका पूछा हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ओके। तो अनुरुद्ध आज तुम्हारे साथी लोग नहीं आए अभी तक? अच्छा आ रहे हैं, ओके। हाँ क्या डिस्कस कर रहा था मैं? हाँ क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट इसमें अभी कोई दिक्कत? थर्ड बच्चों इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कोई तकलीफ? 8 देखो 2 कैपेसिटर उनको चार्ज किया, बाद में पोटेंशियल 0 हो गया। पोटेंशियल केवल एक शर्त पे 0 हो सकता है, जब दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। तो एक पे चार्ज +5 हो, दूसरे पे -5 हो, एक पे 10 हो, -10 हो, तभी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज पक्का दोनों पे चार्ज बराबर होना ही चाहिए, और विद साइन देखोगे तो अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज बराबर होना चाहिए, तो तुम गारंटी से बोल सकते हो कि Q1 इक्वल टू Q2, 120 C1 इक्वल टू 200 C2। बस आंसर आ जाए। ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, बैटरी से इसको चार्ज किया, बैटरी इस पे चार्ज भेजेगी CV, Q इक्वल टू CV। तो बैटरी का वर्क डन फिक्स वोल्टेज पे चार्ज भेजते हैं, तो चार्ज इंटू वोल्टेज। अब इसमें एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर, रेशो निकाल लोगे। एक बार मैं रीड और कर लेता हूं, वही पूछा है कुछ और पूछा है। द रेशो ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर एंड वर्क डन, हाँ वही पूछा है। देखते हैं। If battery is used to charge a parallel plate capacitor till potential difference between the plate become equal to electromotive force। देखो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो उस पर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है, तो जब 5 की ये है और वो भी 5 हो जाए तब बताना है। ठीक है। हाँ पीछे कोई दिक्कत तुम लोगों को? युवराज और उनके बगल में जो बैठे हैं, ठीक है। ओके बच्चों चले अभी आगे। अब मैं डीपीपी वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, वो बच्चों देखो। डीपीपी में शायद 1-2 क्वेश्चन होंगे, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो बच्चों डीपीपी नंबर अगर 2 देखोगे तो मेरे हिसाब से इसमें कौन सा क्वेश्चन बच रहा है? एक तो बच्चों 10th, इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर फर्स्ट आएगा, एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेट फर्स्ट आएगा।
हाँ, अच्छा इससे बताना है, बता देता हूं। बच्चों समझो, चार कैपेसिटर सीरीज में है, चार सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट निकाल लो। देखो 1/4, 1/6, इधर विधि अनुष्का डिस्कशन बंद हो जाए, 1/5, 1/3। अब बच्चों इन सब का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम बच्चों कितना बैठेगा, 60, ये 15, ये 10, ये 20। बच्चों 20 नहीं, 12, देखते रहना कोई मिस्टेक दिखे, 20। तो सी इक्विवेलेंट बच्चों तुम्हारे पास आ गया 25, 12, 27, नहीं 37, 37 भी 57, 60/57। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? अब अगर मैं बैटरी से चार्ज फ्लो लिखता हूं तो Q इक्वल टू CV, 60/57 इंटू 150। अब बच्चों ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो इन पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। चार्ज बच्चों सेम होगा, तो अब मुझे किसी के भी अक्रॉस वोल्टेज लिखना है तो V इक्वल टू Q/C। मुझसे किसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, 5 के अक्रॉस, तो V5 बच्चों हो जाएगा 60/57 इंटू 150। ये तो चार्ज डिवाइडेड बाई 5, तो बच्चों ये 30, लगभग इसे कटा हुआ मान लो तो 30 आंसर हो जाए। 30 से थोड़ा ज्यादा आएगा लेकिन लगभग 30 बोल सकते। हाँ बच्चों मुझे बताएं, अभी इसमें कोई तकलीफ किसी को भी? ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आंसर बच्चों फर्स्ट, 14 में फर्स्ट, 15 में थर्ड, 16 में थर्ड, बच्चों 17, 18, 19, 20 से डिस्कस कर लिए होंगे। ठीक है, अब सीधा मैं 21 पे आ रहा हूं, तो 21 पे सेकंड, 22 में सेकंड। एक बार बच्चों आंसर्स देख लो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। हेमंत अपनी जगह पे आ जाओ, वहां नहीं बैठना है, कोई एक जगह तुम्हारे लिए फिक्स कर दिए, डेली वहीं बैठना और बार बार बोलना ना पड़े, वहीं बैठ जाओ, यहीं आके बैठ जाओ, और नहीं बैठना हो तो भले ही चले जाओ। हाँ बच्चों अभी मुझे बताओ, इसमें कोई तकलीफ किसी को भी? ठीक है, तो बच्चों सेकंड नंबर डीपीपी में अभी किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब बच्चों थर्ड नंबर डीपीपी में आ जाओ। इसमें बच्चों मेरे हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ में आंसर सेकंड। ठीक है, फिफ्थ भी शायद कर चुके हैं कि नहीं? फिफ्थ में आंसर थर्ड। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ शायद होमवर्क में दिया था कि नहीं, मुझे याद नहीं, दिया था। ठीक है, सिक्स्थ में आंसर थर्ड। सेवंथ ये दिए थे, सेवंथ शायद नहीं दिया होगा, तो बच्चों सेवंथ अभी रुक के डिस्कस कर लेंगे। हाँ, एट्थ में आंसर थर्ड, नाइन्थ में आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ, इनमें कोई दिक्कत हो तो पूछो। चलो स्टार्टिंग से पूछ रहा हूं, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 में कोई तकलीफ? ठीक है बच्चों, सेवंथ अभी रुक के डिस्कस करेंगे, सिक्स बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों ये आंसर्स में हटा रहा हूं, ठीक है? हाँ हेमंत यहीं बैठ जाना, ठीक है? अब समझो, 6 बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, डायग्राम कुछ इस हिसाब का है। ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस 2d, ये डिस्टेंस 3d इधर। अब इसका एरिया बच्चों a/3, a/3, a/3। बच्चों मान लो इन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है? अब बच्चों देखो, बच्चों ये जो होती हैं ये मेटल प्लेट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? मेटल प्लेट्स। तो मेटल प्लेट्स में बच्चों हर जगह पोटेंशियल सेम होता, तो इन सबको सेम पॉइंट मान सकते हो। ऐसी ये भी अपने आप में मेटल प्लेट होती है, तो ये पूरा एक सिंगल पॉइंट है।
तो अब इसमें तोड़ोगे तो एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये और एक ये। तो बच्चों ये मान लो पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीनों दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, जैसे ये P1 ये P2। बच्चों मेटल में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो ऊपर वाली जो पूरी प्लेट है उसको एक सिंगल पॉइंट मानेंगे P1, नीचे वाली पूरी प्लेट को एक सिंगल पॉइंट मानेंगे P2। तो इसमें तीन कैपेसिटर तुम्हारे बन रहे हैं और तीनों कैपेसिटर तुम्हारे पैरेलल में। चिराग और तुम कल भी कई बार टोकना पड़ा था, ध्यान रखो उसका। तीन ये कैपेसिटर है, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, ये चीज क्लियर है। अब तीनों कैपेसिटेंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो पहले का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D, दूसरे का ये, तीसरे का ये। ठीक है बच्चों, बस आंसर आ जाए। रीजन बता रहा हूं, पैरेलल की क्या डेफिनेशन है? इफेक्टिवली दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो या पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये पूरी मेटल की प्लेट होती है, तो मेटल की प्लेट को हम एक सिंगल पॉइंट मानते हैं क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम। ये पूरी भी मेटल की प्लेट होती है, तो इस पे भी हर जगह पोटेंशियल सेम। तो मान लो जैसे इसका पोटेंशियल V1 इसका V2, तो हर जगह V1 हर जगह V2, पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के बीच में सेम है, तो पैरेलल हो गया। एक बार इस पे ड्रॉ करो जो तुम कह रहे हो, कर लो एक बार। ओके बच्चों, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो ड्रॉ कर लो, मुझे बताओ पूरा कैप। अच्छा तुम ये नहीं, इसमें दोनों प्लेट्स कनेक्टेड हो गई तो इनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं। हाँ ये वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा, बट ये कैपेसिटर नहीं होगा। प्लेट्स दोनों आपस में मेटल से कनेक्टेड है तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। ओके बच्चों, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। देखो आप क्वेश्चन नंबर 8, इसमें किसी को तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, अब बच्चों होमवर्क में शायद इतना ही था। हाँ 7 में अभी डिस्कस करूंगा, जस्ट अभी डिस्कस करूंगा। अभी देखो बच्चों, बस एक सेकेंड। हाँ हैंड राइज करें, कहाँ है? क्वेश्चन नंबर बताओ। ओके हाँ बोलो अर्नब। क्या चीज? देखो सोते रहोगे तो कैसे काम चलेगा, बाकी मैं फिर बता रहा हूं, समझो। देखो पैरेलल की क्या डेफिनेशन होती है कि दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड हो, तो ये मेटल प्लेट है। हाँ बच्चों अभी तुम देखो, ये मेटल प्लेट है, तो मेटल प्लेट में हर जगह पोटेंशियल सेम, ये भी मेटल प्लेट हर जगह पोटेंशियल सेम। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो हम उसे किस में मानते हैं? पैरेलल में। तो वहां से ये पैरेलल आ गया। या मेटल प्लेट पे पोटेंशियल सेम है तो इसको एक सिंगल पॉइंट P1 मानोगे, इसको P2। तो ये कैपेसिटर भी P1 P2 के बीच में, ये भी P1 P2 के बीच में, ये भी P1 P2 के बीच में। क्लियर है बच्चों? अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग तुम लिख लो व्हीटस्टोन। चलो बच्चों, बाकी अगर कोई बच रहा है तो फिर क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। अभी बच्चों इसमें लिख लो व्हीटस्टोन, या बच्चों ऐसे लिख लो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों मैं वापस बता रहा हूं, इधर कोई भी किसी भी रीजन से कोई डिस्कशन ना करे। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, इशारों में बात कर सकते हो या पर्ची पास कर लो। ठीक है, समझ में आया जो अभी मैंने कहा? तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें बच्चों ये डायग्राम तुम ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो।
बच्चों याद करो वहां पे जो हमने पढ़ा था 100% वही चीज यहां भी वैलिड है। जैसे मान लो तुमने यहां एक बैटरी कनेक्ट की, यहां तुमने एक बैटरी कनेक्ट की और इस तरह से 5 कैपेसिटर है। बच्चों हो सकता है कि बीच वाली ब्रांच में कई बार गैल्वेनोमीटर लगा दें, रजिस्टर लगा दें, कुछ भी लगा दें, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि बैलेंस कंडीशन पे वो हट जाता है। तो बैलेंस कंडीशन पे ये हट जाता है तो बीच में चाहे रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, कई चीजें लगा देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज समझ गए? अब बच्चों समझो याद करो वहां पे मैंने तुम्हें 3-4 डायग्राम बनवाए थे। जैसे एक डायग्राम बच्चों ये वाला था, अगर कैपेसिटर के टर्म्स में बनाए तो कुछ इस तरह से। तो बच्चों वही डायग्राम अब भी बन सकता है। ऐसी बच्चों मैंने वहां पे 2-3 और डायग्राम बनाए थे, बट एक ही जैसे डायग्राम है तो बार बार बनाने से मतलब नहीं है। बट कहने का मतलब ये है वहां पे जो हमने 3-4 डायग्राम देखे थे 100% वैसे ही डायग्राम कैपेसिटर में भी बन सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों याद करो वहां पे बैलेंस कंडीशन क्या थी, बोलो बच्चों। मैंने इस तरह से रटवाया था, आमने सामने क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन सेम। तो क्रॉस में आमने सामने का मल्टीप्लीकेशन सेम। बच्चों बताओ यहां इस डायग्राम के हिसाब से बैलेंस कंडीशन क्या होनी चाहिए? C1 C4 किसके बराबर होगा? C2 C3। तो बच्चों इसमें अब तुम लिख लो बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन बच्चों C1 C4 C2 C3। ये चीज क्लियर है बच्चों? तो बैलेंस कंडीशन बच्चों अब यहां पे ये रहेगी। ठीक है बच्चों? अब बच्चों बताओ वहां बैलेंस कंडीशन पे C और D किसका पोटेंशियल ज्यादा था? बराबर। तो अगर पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो वहां रजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करता था। यहां बताओ C5 के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या है? तो उस पर चार्ज कितना आएगा? 0। तो बच्चों इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं। बच्चों इतना नोट कर लिया? ठीक है। अब बच्चों इसमें एक लाइन फिर तुम लिख लो जो मैंने वहां लिखवाई थी। एट बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C एंड D विल बी सेम and no charge appear on capacitor C5 and it can be removed। तो बैलेंस कंडीशन में बच्चों इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो बीच वाले कैपेसिटर को तुम हटा सकते हो। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों? ये बच्चों कोई डाउट तो नहीं इसमें अभी? हाँ बोलो। देखो वो फिर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। जैसे एक चीज मैं बाद में लिखवाता हूं, शुरू में नहीं बताता हूं, बट अभी बता देता हूं। जैसे हमने सीरीज पैरेलल पढ़ा है, तो सीरीज पैरेलल में जनरली एक लाइन और ऐड होती है कि शुरुआत में वो अनचार्ज कैपेसिटर होने चाहिए। शुरू में अगर अनचार्ज कैपेसिटर होंगे तो ही उसमें सीरीज पैरेलल लगेगा। अगर वो ऑलरेडी चार्ज होंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स सर्किट कोई भी हो जाता है उसको फिर हम किरचॉफ से सॉल्व करते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, शुरुआत में कंफ्यूजन ना हो, तो वो चीज मैं शुरू में नहीं बताता हूं। ठीक है? ऐसे याद करो बच्चों, एक क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आज भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो इसमें इन पे चार्ज रहता है और फिर हम कनेक्ट करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो सीरीज पैरेलल नहीं डिफाइन है, लेकिन दो के केस में पैरेलल मान के सीधा C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 आ जाता है, तो उससे हम सॉल्व कर लेते हैं, आसान पड़ता है। तो देखा जाए तो ये चार्ज कैपेसिटर है, इनके कनेक्शन में सीरीज पैरेलल डिफाइन नहीं है, बट दो के केस में हमेशा वो आ जाता है, तो वैसे मान के सॉल्व हो जाता है। तो आसानी से सॉल्व हो जाए उस वजह से वो बता दिया है। बट चार्ज कैपेसिटर के केस में हम क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं, बट वो बाद में करेंगे। ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया ना? कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों जो अपना क्वेश्चन था, अब इसको हम करते हैं।
अब बच्चों इसमें थोड़ा सा सीरीज मतलब व्हीट स्टोन का आइडिया लेके अब तुम दिमाग लगाओ। जैसे ये ए है तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी है तो ये बी हो गया। कोई भी और पॉइंट मिल रहा है उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। जैसे ये एक्स मान लिया, ये भी एक्स। बच्चों इसको मान लो मैंने वाई माना तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, वाई। बच्चों बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है ये? अब बच्चों मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना हो उनको कहां रखते हैं बच्चों, उनको कहां रखते हैं, दूर दूर। तो यहां किन दो के बीच में निकालना है, यहां किन दो के बीच में निकालना है, ए एंड बी, दूर दूर रख ली। बीच में कौन से फंस रहे हैं, एक्स वाई, ये लिख लिए। अब स्टार्ट करो ऊपर से, एक्स और ए के बीच में एक, फिर ए और वाई के बीच में एक, ए और वाई ये रहा। फिर बच्चों वाई और एक्स के बीच में एक, ठीक है, एक्स और बी के बीच में एक, फिर बी और वाई के बीच में एक, ये आ गया। अब बच्चों इन दो के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना है, हर एक सेम कैपेसिटी का है। बच्चों बताओ आमने सामने का क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन सेम है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बीच वाले को तुम हटा सकते हो, बीच वाले को बच्चों तुमने हटा दिया। ऊपर c/2 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 पैरेलल में कितना हो गया, c। और कोई एक का कैपेसिटेंस लिखोगे तो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a/d, खत्म। इधर कोई दिक्कत बच्चों बताओ, अभी इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन किसी को भी, ठीक है ना बच्चों? मैं इसे हटा दूं, क्लियर है ना अभी ये, ठीक है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन में तुम दिमाग लगाओ, ये है, इसे बच्चों ड्रॉ करो और एक बार अपने हिसाब से सॉल्व करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। P और Q के बीच में बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, ठीक है? तो बच्चों अपना दिमाग लगाएं, खुद से अटेम्प्ट करें, कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। बता पर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। देखते हैं बच्चों, थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करें। जल्दबाजी में आंसर से ज्यादा बेटर होता है सही आंसर। पर कॉपी है ना, ठीक है, बस मैं देख लूंगा, कोई नहीं मैं देख लूंगा। ओके बच्चों अटेम्प्ट कर लिया? ओके बच्चों हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। कुछ 2c बोल रहे हैं, कुछ c/2, आंसर मुझे भी नहीं पता, देखते हैं जो भी रहता है, ठीक है? देखते हैं बच्चों। बच्चों ये बताओ तुम्हें किन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, P एंड Q। तो बच्चों P ये रहा, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, P, ये तुम्हारा Q। इसमें बच्चों कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। तो ये भी वायर से कनेक्टेड है Q, ये भी वायर से कनेक्टेड है Q, ठीक है? अब कोई और पॉइंट ढूंढते हैं, ये पॉइंट एक्स्ट्रा फंस गया तो इसको X मान लेते हैं, ये भी बच्चों X, ठीक है, ये Y मानना पड़ेगा। तो टोटल पॉइंट्स बच्चों तुम्हारे पास कितने आए, 4। टोटल पॉइंट्स 4 आए। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, जिन दो के बीच में निकालना हो उनको तुम बिल्कुल दूर दूर लिख लो, ऐसे। बीच में कोई फंस रहा है उसको ऐसे बीच में लिख लो, हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो PQ के बीच में एक, तो PQ के बीच में बच्चों एक मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर YQ के बीच में एक, YQ के बीच में एक बच्चों मैंने ये लगा दिया। फिर XQ के बीच में एक मैंने ये लगा दिया, ये हो गया। अब YX के बीच में एक, वो ये हो गया, YX ये वाला हो गया। फिर PY 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 ये रहा। अब PY के बाद बच्चों PX, वो ये रहा।
तो बच्चों अगर टोटल कैपेसिटेंस देखोगे 6 के 6 तुम्हारे लग गए, 6 के 6 तुम्हारे लग गए। अब 6 के 6 लग गए तो ये तुम्हारा बैलेंस है, ये हट गया, C/2 C/2 सी, सी इसके साथ पैरेलल में 2C, सी इसके साथ पैरेलल में 2C, तो फाइनल आंसर बच्चों 2C आएगा। हाँ बच्चों मेथड भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बच्चों का गलत मेथड से 2C आ रहा है, वो सही नहीं है, तो याद रहे मेथड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या है डेटा ऐसा होता है कि गलत मेथड से भी सही आंसर आ जाता है, लेकिन सही मेथड सीखना भी जरूरी है। बच्चों इसे कनेक्ट कर पाए, बोलो पी क्यू इधर क्यों लिया है? मैंने बताया हमेशा जनरली ये पैटर्न रखो, जिन दो के बीच में निकालना हो उनको दूर दूर इधर उधर लिख लो। अच्छा ये वाला देखो, ये P और Q के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है, तो जो डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है उसको सेपरेट ड्रॉ कर लो। हाँ बोलो बच्चों, PQ के बीच में जो कनेक्टेड है वो मैंने नीचे से यहां कनेक्ट कर दी, ठीक है। हाँ बच्चों मुझे बताएं, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को भी? चले आगे, चले आगे, ठीक है। बच्चों ये था तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बच्चों हेडिंग लिख लो बच्चों, ये क्लियर है ना? अच्छा इनफाइनाइट सीरीज, सॉरी। हाँ पहले बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत, हटा दें, ओके। अब इधर बच्चों मैंने वहां पे डिस्कस किया था इनफाइनाइट वाले, 100% वही मेथड रहता है, वही प्रोसेस रहती है। एक क्वेश्चन बच्चों बस हम देख रहे हैं, हेडिंग लिख लो इनफाइनाइट सीरीज कैपेसिटेंस, इनफाइनाइट सीरीज कैपेसिटेंस। तो बच्चों ये ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो बच्चों आप देखना जैसे ये सिचुएशन है, मान लो मैं ए बी के अक्रॉस एक्स कैपेसिटेंस मान रहा हूं। बच्चों केवल फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, दूसरा समझाने के लिए। लेट सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। तो बच्चों मान लो मैंने यहां x माना, तो C2C C2C यहां x है। बच्चों अगर मैं इसको हाइड कर लूं तो वही चीज चल रही है, C2C C2C। जैसे बच्चों इसके अक्रॉस मैंने x माना, इसको गायब कर लो तो C2C C2C सब कुछ वही चल रहा है, तो इसके अक्रॉस x है, तो बच्चों इसके अक्रॉस क्या होगा? x ही होगा, सब कुछ वही है, तो इसके अक्रॉस भी x होगा। तो इन सब की जगह जैसे मान लो इसको मैंने यहां से कट किया, तो यहां x से वहां भी x हुआ, तो इन सब का इक्विवेलेंट भी कितना है? x। तो इन सब को लगाऊं या x लगाऊं, बात तो एक ही है, तो इन सब की जगह मैं यहां क्या लगा सकता हूं? x। तो 2C बच्चों ये x, वहां भी बच्चों मैंने बताया था वही 100% अप्रोच है, ए बी। अब बच्चों एक बार खुद सॉल्व करो, फिर मैं आंसर डिस्कस करता हूं। प्रोसेस बच्चों 100% वही है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। याद रहे खुद से सॉल्व करना है, कोई भी डिस्कशन नहीं करना। इधर कॉर्नर में ध्यान रखें, तुम दोनों को बोल रहा हूं। तो बच्चों एक बार इसे अटेम्प्ट करें, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों एक बार कर लें, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ओके बच्चों बताओ इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत? जो हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है सब कुछ वही है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की एक फिक्स रटी हुई अप्रोच होती है, वो यही होती है, उसमें और कुछ करना ही नहीं होता। क्या आ रहा है देख लेते हैं बच्चों। देखो ये दोनों तुम्हारे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, तो ये तुम्हारा C, ये A, ये B, और ये दोनों सीरीज में बच्चों तुम्हारे हो गए 2CX अपॉन 2C प्लस x। अब बच्चों ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो ये A ये B,
ये तुम्हारे पास आ गया C प्लस 2C प्लस एक्स। अब बच्चों ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट हमने क्या माना है x, तो ये पूरा मामला तुम्हारा x होना चाहिए। तो C प्लस 2CX 2C प्लस एक्स इक्वल टू x। ये बच्चों समझ पाए? इसमें कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब बच्चों तुम्हारा यही एक्सप्रेशन बन रहा था, यही बन रहा था, आंसर क्या आ रहा है? तो बच्चों आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तुम सॉल्व करोगे तो x तुम्हारा 2c आ जाए। आगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे आंसर 2c आ जाए। अब बच्चों केवल इसमें डेटा बदलेगा, डेटा हो सकता है हर जगह सी ऐसे कर दें, हो सकता है बच्चों C3C उस तरह से कर दें, तो थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। 100% यही मेथड लगाना होता है, चाहे रजिस्टर वाला क्वेश्चन हो या कैपेसिटर वाला हो। कहीं कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बच्चों? बच्चों अभी इसमें किसी को दिक्कत? मैं हटा दूं इसे, ठीक है, कर लो जल्दी। अब बच्चों याद करो, हमने कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, उसमें याद करो अगर ऐसे हमने बहुत सारी प्लेट्स भर दी हैं, K1 T1 K2 T2 K3 T3। बच्चों याद करो इस केस में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो उसका फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए, फिर जो थिकनेस जिस मीडियम में उससे डिवाइड करते चलो, तो T1 बाई K1 T2 बाई K2 T3 बाई K3 इस तरह से। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे देखोगे बच्चों, समझना, प्लेट ऐसे 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 एक के बाद एक के बाद एक मिल रही है, एक के बाद एक के बाद एक मिल रही है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको एक तो उस फॉर्मूले से कर सकते, दूसरा क्या कर सकते हो, एक कैपेसिटर ये मान लो, एक ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए ई आर बाई डिस्टेंस, ऐसे इनके लिखोगे, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन तुम निकाल लो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? तो एक मेथड बच्चों ऐसे भी कर सकते हो। अब वापस समझो, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो, डाइलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन। डाइलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन, डाइलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बच्चों वो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, उसमें सीरीज की जगह सीधा फॉर्मूला लगा दो, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक इस तरह से हो, तब हम क्या करेंगे? तो एक एग्जांपल बच्चों लिख लो, एग्जांपल ओके, जो शुभचिंतक होते हैं वो गायब कर देते हैं। खैर बच्चों, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन ईच केस। हाँ बच्चों लिख लिया। अब बच्चों इसमें एग्जांपल तुम लिखो, ये वाला A/2 3 9। बच्चों कैपेसिटेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना। ठीक है, तो बच्चों जो फॉर्मूला है वो इस तरह से अगर डाइलेक्ट्रिक हो उसके लिए, इसके लिए फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, इसके लिए फॉर्मूला मैंने नहीं बताया। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है बच्चों वो समझो। ये मेटल की प्लेट्स होती हैं, ये जो है वो क्या होता है? मेटल की प्लेट। बच्चों बताओ मेटल की प्लेट पे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम। ये भी तुम्हारी मेटल की प्लेट है, इस पे भी हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अब P1, तो ये पूरा तुम्हारा P1 माना जाएगा, ये पूरा तुम्हारा क्या माना जाएगा? P2। तो दो कैपेसिटर तुम्हारे ऊपर नीचे बन रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला नीचे वाला दो कैपेसिटर हैं, दोनों P1 P2 के बीच में ही कनेक्टेड है। तो बच्चों इसे किस तरह का कॉम्बिनेशन बोलोगे? इसे कैसा कॉम्बिनेशन बोलोगे? पैरेलल।
पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बच्चों इसको इस तरह से मान सकते, ये P1 ये P2, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, C1 C2, तो C इक्विवेलेंट बच्चों तुम्हारे पास हो गया C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट बच्चों C1 लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस, बच्चों डिस्टेंस d है, इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। अब दूसरा लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट एरिया इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड बाय 3। बस सॉल्व कर लो वही आंसर, या मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो बच्चों 9 3 12, 12 में 2 डिवाइड, ये आंसर। हाँ बोलो बच्चों, इसमें अभी कहीं कोई दिक्कत? हाँ कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों बताओ, इसी में अगर मैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता हूं क्या होगा? 6। उसके लिए बच्चों एक तरीका ये कि एक सिंगल भर दो फिर इक्वेट कर दो। दूसरा मैंने बताया कि इसको छोड़ के जो बचता है, इसको छोड़ के जो बचता है वो तुम्हारा क्या होता है? इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बाई चांस इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एवरेज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है बच्चों? भी है ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों मान लो इसी में a/3 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 कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों a/3 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 कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? 3 कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत? अब बच्चों वापस इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे फिर देखो। ये वाला क्लियर है? इसी को मैं एक और मेथड से कर रहा हूं, मेथड जैसा कुछ नहीं है, कई बार उससे आसान पड़ता है। आसान कैसे बच्चों समझो, देखो मान लो ये पूरा हवा है, केवल हवा भरी है, हवा भर रही है, तो बच्चों बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा? पूरे क्या? एप्सिलॉन नॉट a/2। तो मान लो हवा का कैपेसिटेंस C है, हवा का कैपेसिटेंस C, तो यहां आधा एरिया कर दिया, आधा एरिया कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा? C/2 C/2। अगर केवल हवा का देखें तो C/2 C/2, दोनों पैरेलल में है तो ये। अब इसमें 3 का डाइलेक्ट्रिक भरा है तो मीडियम की वजह से 3 गुना हो गया, इसमें 9 का डाइलेक्ट्रिक भरा है तो 9 गुना हो गया। फाइनली बच्चों तुम्हारे पास कितना आ गया? 6C, और C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a/d। इससे फायदा क्या होता है वो समझो, आपको साथ साथ एप्सिलॉन नॉट a/d ऐसे बड़े बड़े टर्म साथ लेके नहीं चलने पड़ते, बस ये फायदा, और कोई फायदा नहीं। जैसे नॉर्मली हमें इतने बड़े बड़े टर्म साथ साथ लेके चलने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा मेहनत बच जाती है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चले आगे। अब सेकंड, ये फर्स्ट था बच्चों, इसको फर्स्ट नंबर दे दो। सेकंड तुम खुद दिमाग लगाओ। सेकंड बच्चों मान लो ये सिचुएशन है, इधर a/3 इधर 2a/3, इधर हवा है, ये P1 ये P2। कर लो बच्चों। ओके बच्चों सिंपल से आई थिंक कर लिया होगा, मैं चेक कराता हूं। ठीक बच्चों देखो कैसे भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक मान लो मैं बिल्कुल बेसिक से अगर बताऊं तो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो एप्सिलॉन नॉट a/3 d इंटू k, दूसरे वाले का लिखोगे एप्सिलॉन नॉट 2a/3 इंटू 1 क्योंकि हवा है, इंटू d। अब चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, क्या बनेगा ये? मान लो एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 3 भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा k+2। सही क्या है बच्चों? ये आंसर, कहीं कोई दिक्कत? बच्चों इसी में बताओ अगर मैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता हूं क्या होगा? k+2/3, k+2/3। कहीं कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है
अब बच्चों थोड़ा सोचो, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। तो Q इक्वल टू CV, वोल्टेज सेम है तो किस पे चार्ज ज्यादा होता है? कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज डिवाइड होगा, कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज डिवाइड होगा। मान लो एक कैपेसिटर ये रहा, एक ये रहा, इस पे मैंने बोला टोटल Q चार्ज, तो यहां माइनस Q होगा, Q तो यहां माइनस Q, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, ऊपर का कैपेसिटेंस मतलब कम एरिया में ज्यादा कैपेसिटेंस है, तो यहां चार्ज कुछ और होगा, यहां चार्ज कुछ और होगा। तो पॉइंट ये कि अगर मान लो मैं इस पे चार्ज Q1 बोलता हूं, इस पे Q2 बोलता हूं, तो Q1 बाई Q2 का अगर मैं रेशो पूछता हूं, Q1 बाई Q2, तो कैपेसिटेंस के रेशो में चार्ज होगा, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये तुम्हारा चार्ज का रेशो हो जाएगा। बच्चों फिर देखो, Q इक्वल टू CV, V सेम है, तो कैपेसिटेंस के रेशो में चार्ज होगा। जैसे मैंने टोटल Q चार्ज दिया, कुछ ऊपर वाले हिस्से में जाएगा, कुछ नीचे वाले में। मैं पूछता हूं Q1 बाई Q2 का रेशो बताओ, तो C1 बाई C2, तो उन दोनों का रेशो तुम्हारा चार्ज का रेशो हो जाएगा। कनेक्ट कर पाए? अब बच्चों वापस से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E2। बच्चों इधर, अब बच्चों थोड़ा सोच के आंसर देना, या चलो क्वेश्चन के फॉर्म में करवा ही देता हूं, वो ज्यादा बेटर। ये पहला क्लियर है? इसमें बच्चों यहां Q1 Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 ऐसे ड्रॉ कर लो, यहां E1 यहां E2। तो बच्चों अब इसमें लिख लो फाइंड Q1 बाई Q2 E1 बाई E2। करो, बहुत सिंपल सा ये कर लो फटाफट। फाइंड Q1 बाई Q2 E1 बाई E2, इसी क्वेश्चन। E1 बच्चों इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 E2 ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों अब Q1 बाई Q2, तो अगर मैं Q1 बाई Q2 निकालता हूं, तो Q इक्वल टू CV, तो C1V C2V, V कट गए, C1 बाई C2, C1 बाई C2 बच्चों इससे इसको डिवाइड करता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D कट जाएंगे, बचेगा K बाई 2 शायद। बच्चों देखना K बाई 2, तो ये चार्ज का रेशो आ गया बच्चों C1 बाई C2 तो K बाई 2। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? बच्चों क्लियर है ये? अब बच्चों मुझे फिर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो किसी ने लिखा हो, और कोई? और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो तुम बताओ, वन कैसे? बिल्कुल सही है बच्चों, समझो। कई बच्चे सोचते हैं हम चार्ज से सॉल्व करें, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो उससे सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। बेटर मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूं। बेटर मेथड ये है कि बच्चों ये मेटल की प्लेट्स होती हैं, ये भी मेटल की प्लेट है, तो दोनों के बीच में पक्का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो दोनों में पक्का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, डिस्टेंस फिक्स है D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी। तो V अपॉन डी इसके लिए भी, V अपॉन डी इसके लिए भी, तो 1:1। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बच्चों आया 1:1। अब तुम चार्ज से भी सही तरीके से करोगे तो आंसर वही आएगा। अब मान लो मैं चार्ज से बता रहा हूं, ऊपर वाला मीडियम में है, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों याद करो मैंने लिखवा रखी है Q1A एप्सिलॉन नॉट बाई K, और हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों Q2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब A एप्सिलॉन नॉट कट गए, Q1 बाई Q2 K, Q1 बाई Q2 बच्चों तुम निकाल चुके हो, अभी अभी निकला था
k/2, अच्छा एरिया का फर्क है, एरिया अलग अलग है। हाँ, तो कहने का मतलब ये, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन पड़ेंगी बट कर रहे हैं। ऊपर वाले में अगर लिखता हूं तो Q1 एरिया बच्चों a/3 Q/A∈K। नीचे वाले में लिखोगे Q2 2a/3 एप्सिलॉन। अब बच्चों Q1 Q2 की वैल्यू रख दोगे, फाइनल आंसर वही आएगा, फाइनल आंसर बच्चों वही आएगा। बट वोल्टेज से सॉल्व करना आसान है, वोल्टेज से सॉल्व करना आसान है। इसमें तुम देखोगे मुझसे एरिया लिखने में मिस्टेक हो गई, फिर के लिखने में भी कई बार मिस्टेक हो सकती है, तो बेटर ये कि वोल्टेज से करो। हाँ बच्चों मुझे बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? इसमें याद करो मैंने मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाई है, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे आ जाता। इधर तुम चारों पांचों अपनी होमवर्क कॉपी निकाल के रख लो और डेली लेके आना है, ठीक है ना? और अभी अगर हो तो अभी सबमिट कर देना, वरना डेली मैं चेक करूंगा, डेट पेज नंबर सब होना चाहिए। और आगे से ध्यान रखो साथ में मत देखना, ठीक है? हाँ बच्चों अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? इधर क्लियर है ये? ठीक। अब ये बच्चों सेकंड नंबर था, मैं फिर थर्ड नंबर इसमें डिस्कस कर रहा हूं। थर्ड बच्चों सिंपल सा ही है, वो कर लोगे, उसे छोड़ो। फोर्थ बच्चों इसे ट्राई करो, या थर्ड इसे ट्राई करो। बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जैसे इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2, ये भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2 है, ये भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2 है, और इधर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी रहता है वो 4 है। बच्चों इन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, ये P1 ये P2। पूरे का एरिया A है, पूरे का एरिया क्या है? A है। जो प्लेट है उसका एरिया A है। बच्चों समझो 3D में ये रहता है, इस तरह से प्लेट्स रहती हैं, और बार बार मैं बोलता हूं कि ये मेटल की प्लेट्स होती हैं, मेटल की प्लेट्स, इस तरह से मेटल की प्लेट्स रहती हैं। तो इसके बीच में इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है, इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 4, ठीक है? अब बच्चों थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, या मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, देखना बच्चों। इसको हम चाहें तो एक इस तरह से मान सकते हैं, मान लो बच्चों मैं इसको इस तरह से मान रहा हूं, एक इस तरह से, ये वाला कॉम्बिनेशन, जैसे इसका एरिया A D/2 और इसमें मीडियम भरा हुआ है 2 का। फिर बच्चों मान लो ये A/2, ये D/2, ये D/2, इसमें मीडियम भरा हुआ है 4 का, ये A/2, ये D/2, इसमें मीडियम भरा हुआ है 2 का, ये P2, ये P1, ठीक है? अब एक बच्चों ऑप्शन ये, ठीक, रुको बच्चों अभी समझो। दूसरा ऑप्शन बच्चों मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो समझना, ये है, इसको मैं इस तरह से ट्रीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ये A/2 D/2 D/2, ठीक है, ये 2 ये 2, फिर उस साइड का देखोगे तो वही A/2 ये 2 ये 4, ठीक है बच्चों? हाँ अब बच्चों मुझे बताओ, दो तरीके मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, मान लो वो फर्स्ट है और ये सेकंड। अब बच्चों एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ फर्स्ट मेथड सही है, सेकंड मेथड सही है, या दोनों मेथड सही है? हैंड राइज करके आंसर देना है और थोड़ा दिमाग लगा के पहले सोच लो, जब मैं पूछूं तब बताना।
फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या दोनों सही है? देखते हैं। और कोई सेकंड सही है तुम्हारे हिसाब से? और कोई? बोलो बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ऐसे नहीं। सोच लो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों खुद से सोचना है, डिस्कशन नहीं करना है। इधर। हाँ, अब बच्चों फर्स्ट फर्स्ट जैसे सही लग रहा हो वो एक बार हैंड राइज करें, जो एक्सप्लेनेशन के साथ बता पाए। तुम बताओ तुम्हें क्यों फर्स्ट सही लग रहा है? चलो ठीक है। सही बात है, गलत क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना? देखते हैं अभी। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट सही है। और कोई? चलो ठीक है, सेकंड किसे सही लग रहा है? सेकंड भी सही लग रहा है। ओके, चलो तुम बताओ सेकंड क्यों सही लग रहा है? उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, ओके चलो खैर छोड़ो, अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों? समझो, देखो, हो सकता है बच्चों, डिपेंड ऑन डेटा, दोनों से एक आध बार आंसर सेम आ जाए, एक आध बार आंसर सेम आ जाए, बट दोनों मेथड सही नहीं है, मतलब दोनों में से एक ही सही है, एक सही नहीं है। अब कौन सा सही है वो ध्यान से समझो, उसे बच्चों ध्यान से समझो। देखो, ये बच्चों मेटल की प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है, ये भी मेटल की प्लेट है। मेटल की प्लेट में खास बात होती है कि हर जगह पोटेंशियल सेम होता। मान लो बच्चों, इधर मैंने P1 का पोटेंशियल 0 माना, तो इस पूरे पे 0 होगा। इसका 10 माना, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो यहां पक्का हर जगह 10 होगा। तो इस पूरे में 0, इस पूरे में 10, कोई दिक्कत? अब बच्चों होगा क्या, यहां मीडियम भरा हुआ है, मीडियम भरा हुआ है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कुछ और होगी, यहां बच्चों और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां कुछ और होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। मान लो यहां 10 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस साइड आएगी। तो यहां वेरिएशन कुछ अलग तरह का होगा, यहां अलग तरह का होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग है बच्चों। यहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम 4 है, यहां 2 है, तो यहां वेरिएशन अलग तरह का होगा, यहां अलग तरह का होगा। याद करो बच्चों, मैंने एक ग्राफ बनवाया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना था। हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, फिर कम हो गई, फिर डाइलेक्ट्रिक बढ़ा तो और कम हो गई, याद आया ग्राफ? तो बच्चों यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। तो यहां तुमने 10 से स्टार्ट किया, यूं गए, तो पोटेंशियल में चेंज आके यहां कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। ऐसे जाओगे तो कुछ और तरह का वेरिएशन होगा, तो यहां पोटेंशियल कुछ और आएगा। तो पॉइंट मेरा यह है कि जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन पे सेम पोटेंशियल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉटेड लाइन जो मैंने बीच में ड्रॉ की है उसमें सेम पोटेंशियल हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसकी अगर सेम पोटेंशियल नहीं है, सेम पोटेंशियल नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको देखो, ये चीज समझना बच्चों, इसको मैंने यहां से तोड़ा ऐसे और ऐसे, और मैंने क्या किया देखना बच्चों, ये तो अलग है, इनको मैंने पैरेलल में नहीं लिया। हाँ, यहां पे बच्चों मैंने क्या किया, इसको, इन दोनों को पैरेलल में ले लिया, या मान लो इन दोनों को पैरेलल में ले लिया, ठीक है ना? हाँ बच्चों, इन दोनों को मैंने पैरेलल में ले लिया या एक ही मान लिया, समझ पाए बच्चों? इस पूरे को मैंने एक मान लिया, इस पूरे को मैंने एक मान लिया। एक मानने का मतलब मैंने यहां और यहां पोटेंशियल सेम ले लिया, यहां और यहां पोटेंशियल सेम ले लिया। इसमें देखो मैंने एक सिंगल कैपेसिटर ड्रॉ किया। सिंगल कैपेसिटर का मतलब यह है कि इस पूरे को मैंने एक मान लिया, एक मान लिया है, यानी कि इस पूरे पे मैंने पोटेंशियल सेम मान लिया, और इस डॉटेड लाइन पे पोटेंशियल सेम हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेटर अप्रोच ये कि हमें पक्का पता है कि यहां और यहां तो पक्का पोटेंशियल सेम होगा,
यहां और यहां भी पोटेंशियल सेम होगा, तो हम इस तरह से मूव करेंगे। तो हमने क्या किया, इनको सेपरेट माना है। सेपरेट माना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस वाले डायग्राम में हमने क्या गड़बड़ की है, उस वाले डायग्राम में बच्चों हमने इसको एक सिंगल कैपेसिटर मान लिया। सिंगल कैपेसिटर मानने के लिए जरूरी है कि इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम हो, इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम हो, और इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम नहीं है या अधिकतर केस में नहीं होगा। उस वजह से हम इसको एक सिंगल कैपेसिटर नहीं मान सकते। तो बच्चों ये वाला मेथड इसमें गड़बड़ है, ये वाला मेथड इसमें गड़बड़ है, ये मेथड इसमें सही है, ये मेथड इसमें सही है। बच्चों अब चीज समझे। अब मान लो बच्चों मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो अगेन अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मान लो पूरे हवा का कैपेसिटर सी माना, केवल हवा मान लो तो कैपेसिटेंस सी। बच्चों बताओ एरिया आधा करोगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? मान लो पूरे हवा का कैपेसिटेंस सी, सी हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया आधा करोगे तो कैपेसिटी सी बाई टू। डिस्टेंस आधी करोगे तो डबल, तो फाइनली सी हो गई। तो एक डब्बे का कैपेसिटेंस अगर मैं सी नॉट मान रहा हूं, एक डब्बे का कैपेसिटेंस सी नॉट मान रहा हूं, तो सी नॉट बच्चों अगर मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू अपॉन डी बाई टू, वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही आ गया। एक डब्बे का कैपेसिटेंस अगर मैं उसमें हवा मान लू, हवा मान लू तो ये होगा। ये चीज समझे। अब हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बताओ ये दोनों किसमें, ये दोनों सीरीज, एक के बाद एक सीरीज, ये दोनों सीरीज, वो आपस में पैरेलल। तो अब इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, या बच्चों अब तो टू सी नोट वैसे ही लिखा है तो मतलब नहीं है। टू सी नोट सीरीज में कितने हो गए? सी नोट। अच्छा हाँ डायलेक्ट्रिक टू टू का ही है ना, हाँ वो तो भर दिया। देखो ये सी नोट हवा का माना, हवा का माना, उसमें दो डायलेक्ट्रिक भर दिया, तो टू सी नोट टू सी नोट, टू सी नोट टू सी नोट सी नोट। अब टू और फोर, टू और फोर बच्चों कितना होगा? फोर सी नॉट बाई थ्री। अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो बच्चों सेवन सी नॉट बाई थ्री, ये इक्विवेलेंट आंसर। मैंने बताया कुछ केस में आंसर हो सकता है सेम भी आ जाए, बट हमेशा सेम आए कोई गारंटी नहीं है। बाकी इससे भी मैं सॉल्व करता हूं। हाँ बोलो, आप इस पूरे में तुम बोलना, हाँ इस पूरे में तो एक डायरेक्ट भी लिख सकते। देखो बता, नहीं बता रहा हूं, तुम ये कह रहे हो इस पूरे को मैं एक ले लूं, हाँ ले सकते हो, वो सी नोट ही आ रहा है। इस पूरे को एक ले सकते हो, इसमें दो पार्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा चल रहा। चाहो तो दो पार्ट में करो, एक पार्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई गड़बड़ नहीं, समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ बच्चों एक बार चेक करो, इसमें कहीं तकलीफ लग रही हो तो जरूर पूछो। ये क्वेश्चन बच्चों सेम डेटा के साथ तुम्हारे जे एडवांस एग्जाम में पूछा गया है। उसमें यही पूछा था कि मान लो केवल हवा है, केवल हवा है, तो बच्चों बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या सी नॉट मान लो, सी और सी नॉट बराबर ही, और डायलेक्ट्रिक के साथ ये है तो रेशो पूछा था, रेशो क्या हो गया? यही 7/3। इसी में बच्चों अगर मैं इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता हूं तो क्या होगा? 7/3। तो ये तुम्हारे एडवांस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेटा भी यही था। हाँ सेकंड वाले से जो तुम बोल रहे हो उससे भी मैं चेक करके बताता हूँ सेम आता है कि नहीं। देखो मैंने बताया अलग अलग मीडियम है, तो हाँ देखो ऊपर तो मेटल है, तो मेटल कुछ भी करके अपने अक्रॉस पोटेंशियल सेम रखेगी, नीचे भी मेटल है वो भी पोटेंशियल सेम रखेगी, लेकिन बीच में तो मीडियम है, तो बीच में मीडियम है तो बीच में पोटेंशियल सेम हो उसकी कोई गारंटी थोड़ी है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, तो पोटेंशियल में चेंज आ सकता है, तो इसको हम एक सिंगल नहीं मान सकते। अब इससे भी एक बार चेक करते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। हाँ देखो इतने इतने पे निकालोगे, जैसे मैंने यहां से कट लगा दिया,
तो अब तुम मूव करो, यहां से पूरे यहां तक एक ही जैसा बिहेवियर है, तो यहां तो पूरे में पोटेंशियल सेम ही होगा, फिर यहां तो मेंटल है वैसे ही सेम होगा। ठीक है, हाँ इससे और एक बार बच्चों चेक करते हैं आता क्या है। देखो इसका हवा के हिसाब से देखोगे तो 2c0, क्योंकि डिस्टेंस आधी हो गई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4c0, 4c0 वो ऐसे, ये c0 होगा तो 2c0, ये होगा 4c0, 6c0, 6 4 सीरीज में, 6 4 सीरीज में 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, 24/10, 2.4 सेम तो नहीं आ रहा है, देखो 2.4 c0 आ रहा है, अगर हम इससे निकालें तो 2.4 आ रहा है, उससे अपना 7/3 आ रहा है, तो दोनों में सेम तो नहीं आ रहा है, हालांकि कुछ केस में सेम भी आ सकता है, कुछ पर्टिकुलर केस में एक आध जगह सेम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन डेटा, लेकिन मेथड यही रहेगा। क्लियर है बच्चों? हालांकि बच्चों एक आध जगह बुक्स वगैरह में भी तुम देखोगे कई बार इस मेथड से सॉल्व कर देते हैं, कुछ एक बुक्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है, वो इस मेथड से सॉल्व कर देते हैं, पर वो सही नहीं है। हाँ बोलो बच्चों, कुछ दिमाग में चल रहा हो तो खासकर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कई बार बच्चे इस मेथड से करते हैं जो कि गलत है। अभी ये क्लियर है? चलें आगे बच्चों, ठीक है ना, कर लिया ना सबने, ये हटा दूं मैं इसे, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग, इसके बाद आप ऐसी डीपीपी में बता रहा हूं, ये सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार घर पे अटेम्प्ट कर लेना, हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसी बच्चों ये भी सिंपल सा ही है। अब हेडिंग बच्चों लिख लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंजेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंजेस। चेंजेस से क्या मतलब है मैं बताता हूं, जस्ट कैटेगराइज कर लिया है जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान। क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंजेस, ठीक है। तो बच्चों अब एक बात समझो, ये कैपेसिटर है, यहां बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, आइडियल बैटरी है। तो बच्चों बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ, बोलो बच्चों, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ? बच्चों आवाज नहीं आई, 20 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ? 20। तो अब ध्यान से समझो, बैटरी में खास बात होती है कि वो अपने अक्रॉस हर हालत में 20 मेंटेन करेगा। अब क्वेश्चन तुमसे बोला जाता है कि भाई इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, बताओ इसकी नई वोल्टेज क्या होगा? 20। इसकी प्लेट को दूर ले गए, बताओ नया वोल्टेज, प्लेट को पास ले आए, इस पे और चार्ज दे दिया या कुछ भी कर लो, वोल्टेज 20 रहेगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कुछ भी कर लो 20 वोल्ट रहेगा ही रहेगा, समझ गए? तो एक चीज बच्चों मैं अभी लिखवा भी दूंगा बट दिमाग में रखनी, जब भी बैटरी कनेक्टेड हो, जब भी बैटरी कनेक्टेड हो, क्या चीज फिक्स रहेगी? वोल्टेज रेफरेंस। वो हर हालत में फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अगर 20 है तो 20 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा। तो बच्चों फिर बताओ, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या चीज फिक्स रहेगी? बैटरी कनेक्टेड है, क्या चीज फिक्स रहेगी? क्या चीज फिक्स रहेगी? वोल्टेज। दिमाग में फिट हो गया सबके? अब वापस समझो, मान लो इसकी कैपेसिटी 4 फैराड, बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा? बोलो बच्चों, कितना चार्ज आया? 80, इधर +80, इधर -80। अब तुमने बैटरी हटा दी, बच्चों बताओ कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? अब ध्यान से समझो, वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज माना जाता है 80, ठीक है। अब बच्चों समझो, ये प्लेट आइसोलेटेड है क्या? बताओ, कहीं किसी से कनेक्टेड है? ये वाली किसके कनेक्टेड है? तो आइसोलेटेड प्लेट का चार्ज क्या होता है? कंजर्व। तो बच्चों अगर तुमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो प्लेट्स आइसोलेटेड हो जाती। आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। तो दिमाग में क्या फिट रखना है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या फिक्स रहेगा, और डिस्कनेक्टेड है तो कोई भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले ये चीज तुम्हें अंडरलाइन करनी है क्वेश्चन में कि भाई बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड है तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि मैं वोल्टेज फिक्स रखूंगा, उससे क्वेश्चन करूंगा।
और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो पहले उसे अंडरलाइन करोगे और पूरे क्वेश्चन को इस बेसिस पे सॉल्व करोगे कि चार्ज फिक्स। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, प्लेट को पास ला रहे हैं दूर ला रहे हैं, बच्चों बताओ चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, चाहे डाइलेक्ट्रिक रखे निकालें कुछ भी कर लें, चार्ज फिक्स रहेगा। तो बैटरी कनेक्टेड है तो हर हालत में वोल्टेज फिक्स है, और बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज फिक्स है। क्लियर है बच्चों? तो अब बच्चों इसमें एक लाइन तुम लिख लो, if battery remains connected then potential difference will remains constant and if battery is disconnected then charge will be constant। ये तुम्हारा की कंसेप्ट है। तुम क्वेश्चन इस बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे कि बैटरी कनेक्टेड है कि भाई डिस्कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, इसके बेसिस पे तुम अटेम्प्ट करोगे। ये चीज समझे बच्चों? देखो बैटरी में खास बात होती है कि 20 वोल्ट है तो वो कुछ भी करके अपने दोनों टर्मिनल में 20 ही मेंटेन रखेगी, तो वो कुछ भी करके 20 मेंटेन रखेगी, तो उन दोनों के बीच में 20 होना ही चाहिए। अब डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है, तो चार्ज कंजर्व हो जाए। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है? इतना नोट कर लिया। किसी और से कनेक्टेड जब तक आइसोलेटेड है तब तक, फिर तो जीरो हो जाएगा, वो अलग सिचुएशन है। ये चीज क्लियर है बच्चों? हटा दूं अभी इसे, कर लो फटाफट। जैसे बच्चों एक बार डीपीपी में तुम देखो, जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 से पहले बच्चों 14 देखो, 14 तो ये सबने नोट कर लिया ना? ठीक है, तो इतना बच्चों कर लो। ओके बच्चों 14 देखते हैं। 14, a capacitor is connected to a battery, ठीक है। the force of attraction between the plates when separation between them is half। बच्चों बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है और सेपरेशन आधा कर दिया, तो बच्चों ये बताओ फोर्स का क्या फॉर्मूला था? क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। बच्चों बताओ 2 पे कोई फर्क पड़ा? a पे, एप्सिलॉन नॉट पे, ये क्लियर है? अब समझो Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू CV। तुमसे दिया गया है सेपरेशन आधा कर दिया, जैसे पहले ये कैपेसिटर था, मान लो डिस्टेंस d, अब डिस्टेंस आधी कर दी, तो बच्चों बताओ डिस्टेंस आधी कर दी तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? बोलो बच्चों कैपेसिटेंस, डिस्टेंस आधी कर दी, कैपेसिटेंस कितना हो गया? डबल। कैपेसिटेंस डबल हो गया तो नया चार्ज कितना होगा? नया चार्ज डबल, V फिक्स से नया चार्ज डबल, नया चार्ज डबल तो नया फोर्स 4 टाइम्स, नया फोर्स तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। फिर समझो Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, फोर्स का फॉर्मूला बच्चों याद है, 2 फिक्स है, a फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स। हमने सेपरेशन आधा कर दिया तो कैपेसिटेंस डबल हो गया, कैपेसिटेंस डबल तो चार्ज डबल, चार्ज डबल तो फोर्स 4 टाइम्स। कनेक्ट कर पाए बच्चों? अब फोर्स 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, बच्चों बताओ आंसर क्या होगी? कहीं कोई दिक्कत? हाँ बोलो, उससे कर लेते। फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्ज तुम्हारा डबल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी, V बाई रा डिस्टेंस आधी हो गई, तो इसका डबल और इसका डबल मिलके 4 गुना, उससे भी कर सकते, ठीक है। हाँ बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों 16 इसमें देखो, 16 नंबर, when a dielectric slab is introduced between parallel plate of a capacitor which remain connected to battery,
देन चार्ज बच्चों बताना है कम होगा ज्यादा होगा। बोलो बच्चों। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 16 विच रिमेन्स कनेक्टेड, बच्चों रिमेन्स कनेक्टेड टू बैटरी, तो क्या चीज फिक्स हुआ? वोल्टेज। अब Q इक्वल टू V फिक्स है, डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो चार्ज, आंसर क्या हुआ? सही है, ठीक है ना। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लियर ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखो बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो क्या चीज फिक्स हुई? वोल्टेज। वोल्टेज फिक्स है तो Q इक्वल टू CV, ये तो फिक्स है। तुमने डाइलेक्ट्रिक अंदर रख दिया तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक रखने से बढ़ जाता, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा ही होता। तो अगर 2 का डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो डबल कैपेसिटेंस, 3 का तो ट्रिपल, तो डबल या ट्रिपल उस तरह से चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ बच्चों अब समझो, DPP3 उसमें अप टू क्वेश्चन 14 तक कर सकते, अप टू क्वेश्चन 14। अब एक्सरसाइज 1 में बच्चों ये वाले क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ये, पार्ट 3 ये, PYQ बच्चों ये। तो ये क्वेश्चंस बच्चों तुम कर लेना, ठीक है। बाकी फिर हाँ बच्चों कल शायद डबल क्लास है ना, तो एक काम ये कर सकते हैं बच्चों, देखो ये होमवर्क कर लेंगे, साथ ही साथ करेंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बच्चों एक्सरसाइज देखो 1 और 3 तो कंप्लीट कर चुके हैं, 2 में भी शायद पार्ट 1 कर चुके हैं, जितना मुझे याद है पार्ट 1 कर चुके हैं। तो उसमें ये करते हैं, देखो फर्स्ट लेक्चर में तो कैपेसिटेंस का ही कर लेंगे, सेकेंड लेक्चर में होमवर्क थोड़ा डिस्कस कर लेंगे करेंट का। करेंट में बच्चों एक्सरसाइज 2 आप कंप्लीट करके रख लेना, उसमें मान लो शायद 5 पार्ट हैं टोटल, तो फर्स्ट शायद कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फर्स्ट में अगर कुछ बाकी होगा तो वो देख लेंगे, सेकंड देख लेंगे उसका, सेकंड के बाद बच्चों थर्ड देख लेंगे, 1 2 3 और 5, 4 छोड़ के बाकी देखेंगे, तो वो आप करके रखना, जितना मन करेगा वो कर लेंगे। तो 1 2 3 5 एटलीस्ट इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। बाकी तो हम उसका कर चुके हैं, तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लेक्चर में तो यही कर लेंगे, सेकंड में ये कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों देखते हैं फिर, ओके।